हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं नॉलेज वाइब्स। ये है टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर इकोनॉमिक्स के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 1 है कि लगान पृथ्वी का वो भाग है जो भूस्वामी को मृदा की मूल और अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है जे.एस. मिल, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो या जे.एम. कीन्स के द्वारा। देखिए, जो लगान है वो पृथ्वी के मौलिक और अविनाशी शक्तियों के लिए या उनके बदले दिया जाता है। ये बात कही है डेविड रिकार्डो ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 19वीं शताब्दी में रिकार्डो ने एक पुस्तक लिखी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। उसी में उसने इस सिद्धांत का, लगान का जो सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किया। लगान को उन्होंने पृथ्वी का एक ऐसा भाग बताया जो भूस्वामी को मृदा की मूल और अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने आय के वितरण का फलनात्मक सिद्धांत विकसित नहीं किया? यहाँ पूछा है फलनात्मक सिद्धांत विकसित नहीं किया, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने आय के वितरण का कोई भी फलनात्मक सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया है, जबकि रिकार्डो, मार्क्स और कोल्डर तीनों ने ही फलनात्मक सिद्धांत आय के वितरण के लिए प्रस्तुत किए हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो राइट आंसर है। अगला है कि लगान एक विभेदात्मक आधिक्य है। ये धारणा किसकी है? तो देखिए, लगान को जो विभेदात्मक आधिक्य कहा है वो कहा है प्रोफेसर रिकार्डो ने। ये धारणा रिकार्डो की है और रिकार्डो कहते हैं कि लगान वो विभेदक आधिक्य है जो अधिक उपजाऊ भूमि को कम उपजाऊ भूमियों की तुलना में प्राप्त होता है। इस अंतर पर लगान एक भेदात्मक लगान लाभ है जो भूमि की उर्वरता में अंतर अथवा स्थिति में अंतर अथवा दोनों कारणों से हो सकता है। आर्थिक लगान का जो रिकार्डो ने फॉर्मूला दिया है वो होता है अधिसीमांत भूमि की वास्तविक उपज माइनस सीमांत भूमि की उपज। रिकार्डो ने जो लगान का सिद्धांत दिया है उसका वर्णन उन्होंने इस प्रकार किया है कि भूमियों के अलग अलग टुकड़ों को ए बी सी डी अलग अलग श्रेणी में बांटा है। उनका कहना है कि शुरुआत में पार्ट ए पर अगर कृषि की जाए या खेती की जाए, उससे मान लीजिए 10 कुंटल गेहूं प्राप्त हो रहा है, तो जब आवश्यकता बढ़ी तो उन्होंने बी किस्म की जो ज़मीन थी उस पर खेती प्रारंभ की, जहाँ से 8 कुंटल गेहूँ प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो रहा है। तो ए की उपज माइनस बी की उपज, यानी जो 2 कुंटल गेहूँ है वो ए प्रकार की यानी उत्तम प्रकार की भूमि का बी के ऊपर लगान होगा। अधिसीमांत भूमि वो जिस पर लगान प्राप्त होता है, जो सबसे उत्तम किस्म की है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आपका है रिकार्डो। नेक्स्ट है, लगान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान किसके बराबर होगा? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। लगान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान एक अतिरेक कहलाता है या सरप्लस कहलाता है जो साधन की वास्तविक आय और जो उसकी हस्तांतरण आय होता है उन दोनों के मध्य अंतर के कारण उत्पन्न होता है। तो जो फॉर्मूला होगा वो लगान का आधुनिक सिद्धांत के अनुसार वो है वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय। ऑप्शन नंबर ए सही है। वास्तविक आय उस आय को कहते हैं जो वो साधन उस समय दे रहा होता है, जबकि हस्तांतरण आय जिस उपयोग में साधन लगा हुआ होता है उसके अतिरिक्त सर्वोत्तम वैकल्पिक उपयोग में अगर वो साधन लगा होता, जिस उपयोग को छोड़ा है, उन दोनों के उस आय को हस्तांतरण आय कहते हैं और उन दोनों के अंतर को हम लगान कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अधिशेषवत या आभासी लगान क्या होता है? ये ऑप्शन दे रखे हैं कि कुल लागत के ऊपर अधिशेष आय है, उच्च उर्वरता भूमि से प्राप्त अधिशेष लगान है, मांग में वृद्धि के कारण अधिशेष अर्जन है, और ऑप्शन नंबर डी है अल्पकाल में मानव निर्मित मशीनों एवं अन्य उपकरणों से व्युत्पन्न आय है। इसका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर डी।
ये आभासी लगान की जो धारणा है वो प्रोफेसर मार्शल ने प्रस्तुत की और उनके अनुसार जो आभासी लगान है वो सिर्फ अल्पकाल में प्राप्त होता है और उत्पादन के स्थिर साधनों को प्राप्त होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि विभाजित श्रम बाजार का अर्थ है, जो भी विभाजित श्रम बाजार का अर्थ है उनमें से इन सब में से कौन से क्वेश्चन या कौन से ऑप्शन को हम गलत बताएंगे। यहाँ पर दे रखा है भेदभाव, श्रम का जो MRP है उससे कम मजदूरी का भुगतान किया जाए, बाजार निष्कर्ष निर्धारित करने में MPP का सिद्धांत विफल हो जाए, या जो है विभिन्न प्रकार के, यहाँ पर विभिन्न आएगा, यहाँ पर विभिन्न यानी अलग अलग भिन्न प्रकार के श्रमों की मजदूरी में एक समानता हो जाए। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, क्योंकि श्रम का भेदभाव, श्रम के MRP से कम मूल्य का भुगतान या बाजार निष्कर्ष निर्धारित करने में मजदूरी के MP सिद्धांत यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के सिद्धांत का विफल होना, ये सभी विभाजित श्रम बाजार का अर्थ हैं, ये उसमें शामिल किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट आपका है मजदूरी का निर्धारण किया जाता है जहां पर श्रम की मांग और श्रम की आपूर्ति दोनों बराबर हों, जहां पर श्रम की मांग और श्रम की आपूर्ति बराबर हों, और दूसरा है श्रम की सीमांत आगम जो उत्पादकता है वो सीमांत पारिश्रमिक के बराबर हो, यहाँ भी इज इक्वल टू है श्रम की सीमांत आगम उत्पादकता औसत उत्पादकता के बराबर हो, या फिर नेक्स्ट है कि जो श्रम की सीमांत आगम उत्पादकता है और औसत पारिश्रमिक है उसकी सीमांत उत्पाद के बराबर होना चाहिए। तो देखिए मजदूरी का निर्धारण वहाँ होगा जहाँ पर सबसे पहली बात है कि श्रम की जो पूर्ति है और श्रम की जो मांग है वो बराबर हो। पहली यहाँ कोटों के माध्यम से आपको आंसर देना है, तो जो सही होगा ये देखिए सबसे पहली बात आपको देखनी है कि श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति बराबर हो, और दूसरी बात जो इसमें सही है वो है जो श्रम की सीमांत आगम उत्पादकता है वो सीमांत पारिश्रमिक के बराबर हो। सीमांत आगम उत्पादकता से मतलब होता है जो सीमांत उत्पाद है या सीमांत इकाई है प्रोडक्शन की, उससे होने वाली आय जो है वो सीमांत पारिश्रमिक जो है आपका उसके बराबर हो। ये दोनों ही बातें मजदूरी निर्धारण के समय ध्यान रखी जाती हैं, और क्वेश्चन का सही आंसर जो आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता के संबंध में कीन्स के विचार में से निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खाता है। यानी जो कीन्स ने मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता के संबंध में बातें कही हैं इसमें से कौन सी ऐसी बात है जो उनमें शामिल नहीं है। कीन्स का जो मौद्रिक नीति के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण विचार है वो है ब्याज का तरलता पसंदगी का सिद्धांत, और यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा वेग तुलनात्मक रूप से स्थिर रहता है। ये कीन्स की विचारधारा से मेल नहीं खाता, क्योंकि जो कीन्स हैं वो मुद्रा की मांग को अस्थिर और ब्याज संवेदी मांगते हैं, और साथ ही साथ जो निवेश की मांग है उसको भी अस्थिर मानते हैं। लेकिन मुद्रा का वेग जो है वो तुलनात्मक रूप से स्थिर रहता है, ये बात वो नहीं मानते हैं। मुद्रा के वेग का मतलब होता है मुद्रा का चलन। जैसे कि आपके पास 100 रुपये हैं, आपने उन 100 रुपये से बाज़ार से कोई फल ख़रीदे, तो वो जो 100 का नोट था वो उस फल वाले के पास चला गया। उस फल वाले को आगे किसी और गेहूं की ज़रूरत थी या चावल की ज़रूरत थी, उसने उन पैसों से जो है वो गेहूं या चावल ख़रीद लिया, तो उसके पास चला गया, और उस चावल वाले ने आगे खर्च किया, तो वो एक ही 100 का नोट कितनी बार मतलब खर्च हुआ और कितनी बार उससे वस्तुएं खरीदी गईं। यही मुद्रा का वेग कहलाता है, जिसको इन्होंने तुलनात्मक रूप से अस्थिर माना है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है आरक्षित मजदूरी का अर्थ है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है कि उचित मजदूरी जिस पर मजदूर काम करने के इच्छुक हों।
निर्वाह मजदूरी जिस पर व्यक्ति काम करने को तैयार रहते हैं, न्यूनतम मजदूरी जिस पर व्यक्ति काम करने के इच्छुक हों, या अधिकतम मजदूरी जिस पर व्यक्ति कार्य करने को तैयार हो। देखिए अधिकतम तो ऐसी कोई मजदूरी हो ही नहीं सकती इस पर व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है उनके एक्सपेक्टेशंस हमेशा ऊपर से और ऊपर जाते रहते हैं। जिस लेवल पर वो पहुंच जाते हैं उससे अगले लेवल पर वो पहुंचना चाहते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है आरक्षित मजदूरी। आरक्षित मजदूरी का अर्थ होता है ऐसी न्यूनतम मजदूरी जिस पर व्यक्ति काम करने के लिए इच्छुक रहते हैं कि कम से कम हमें मान लीजिए कोई मजदूरी करने जा रहा है तो वो सोचे कि आज अगर मुझे 200 रुपये मिलेंगे तो मैं ये काम कर लूँगा। तो वो जो न्यूनतम 200 से कम पे वो काम करने के लिए राज़ी नहीं होगा। तो ये जो न्यूनतम स्तर होता है ना कि जिससे कम पैसे पर वो व्यक्ति काम करने के लिए राज़ी न हो, वो होती है न्यूनतम मजदूरी। और आरक्षित मजदूरी का अर्थ न्यूनतम मजदूरी ही होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का विश्लेषण करते समय क्लार्क ने निम्नलिखित में से किस पर सबसे अधिक जोर दिया है? श्रम के लिए मांग पर, श्रम आपूर्ति पर, श्रम की आपूर्ति और मांग दोनों पर, या लाभ अधिकतमीकरण पर। तो देखिए वितरण का जो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है उसका विश्लेषण सन 1902 में जे.बी. क्लार्क के द्वारा किया गया, और जो उनकी बुक है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ उसमें इसका वर्णन मिलता है। वितरण का जो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है उसके अनुसार उत्पादन के विभिन्न साधनों का पारितोषिक उनकी सीमांत उत्पादकता के आधार पर निर्धारित होता है। क्लार्क प्रदर्शित करते हैं कि स्थैतिक दशाओं में जो उत्पादन का प्रत्येक साधन, यहाँ तक कि साहसी भी अपनी सीमांत उत्पादकता के बराबर ही पारितोषिक प्राप्त करता है। और जो उनकी मान्यताएं उन्होंने दी हैं वो हैं उत्पादन के लिए साधन पूर्णतः गतिशील माने हैं, उत्पादन की इकाइयों को समान माना है, और प्रत्येक उत्पादन की उत्पादकता ज्ञात की जा सकती है तथा एक साधन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित भी किया जा सकता है। इसलिए जो जे.बी. क्लार्क ने सर्वाधिक जोर दिया है वो श्रम के लिए मांग पर दिया है। सीमांत उत्पादकता विश्लेषण में जे.बी. क्लार्क ने सबसे ज़्यादा जोर श्रम के लिए मांग पर दिया है, क्योंकि उन्होंने दूसरी बात श्रम की सीमांत उत्पादकता की है। श्रम की सीमांत उत्पादकता जितनी अधिक होगी श्रम की मांग भी उतनी ही अधिक होगी। नेक्स्ट है 11 आभासी लगान उत्पादन के कारक के लिए प्रतिफल है, जो कि होता है अल्प अवधि में आर्थिक लगान लेकिन दीर्घ अवधि में अंतरण आय, अल्प अवधि में अंतरण आय, या फिर है इसमें अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों अवधियों में अंतरण आय, या फिर अल्प और दीर्घ दोनों अवधियों में आर्थिक लगान। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। आभासी लगान उत्पादन के कारक के लिए जो प्रतिफल होता है वो होता है अल्प अवधि में अधिक लगान आर्थिक लगान, लेकिन दीर्घ अवधि में ये अंतरण आय होती है। आभासी लगान का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल के द्वारा किया गया है, और स्थिर साधनों द्वारा अर्जित आय को मार्शल ने आभासी लगान कहा है, वो भी अल्पकाल में। अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर रहते हैं और कुछ परिवर्तनशील होते हैं। दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, ये हम सब जानते हैं। परिवर्तनीय साधनों का जो प्रतिफल उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर फर्म को देना पड़ता है। इसलिए जो परिवर्तनशील साधनों को लगान प्राप्त नहीं होता है। ये बात समझने की है, क्योंकि जो परिवर्तनशील साधन होते हैं यानी कि जिनको अल्पकाल में बदला जा सकता है, वो साधनों को जो पारितोषिक या उनकी मजदूरी या उनका वेतन जो कुछ भी मिलता है वो उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मिलता है, और इसीलिए इन्हें जो है आभासी लगान प्राप्त नहीं होता। इसलिए इनको प्राप्त होने वाला प्रतिफल कुल आय में परिवर्तनीय साधनों में दिए जाने वाले प्रतिफल के बाद बचा हुआ भाग होता है, जो केवल स्थिर साधनों को प्राप्त होता है। ये बात 2-3 पॉइंट इसमें याद रखने के हैं। पहला है कि आभासी लगान की जो
धारणा है प्रोफेसर मार्शल ने दी। दूसरा, आभासी लगान अल्पकाल में केवल स्थिर साधनों को प्राप्त होता है। अल्पकाल में स्थिर साधनों को, परिवर्तनशील साधनों को ये प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इसका जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में मजदूरी पर लगाया गया कर पूर्ण श्रम पर पड़ता है यदि श्रम की पूर्ति बेरोजगार हो, श्रम की पूर्ति लोचदार हो, श्रम पूर्ति अत्यधिक लोचदार हो, या फिर उत्पादों की मांग अनंत लोचदार हो। देखिए, जो प्रतिस्पर्धात्मक बाजार हैं वहाँ पर मजदूरी पर लगाया कर जब पूरी तरह से श्रम पर पड़ेगा तो वो स्थिति होगी कि जब श्रम की पूर्ति बेरोजगार हो, मतलब जितना श्रम लोगों को चाहिए उतना श्रम उन्हें हर वक्त मिलता है, यानी श्रम की अधिकता होगी। और जब श्रम की पूर्ति लोचदार होती है यानी श्रम कम है, तो थोड़ी सी भी मजदूरी कम करने पर बहुत सारे श्रमिक आपका उद्योग या आपका जो कार्य है उसे छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए जो श्रम की पूर्ति बेरोजगार होने पर ही जो कर का भार है वो श्रम पर पूरी तरह से पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, एक व्यक्ति का श्रम आपूर्ति वक्र पीछे की ओर झुकेगा यदि। तो देखिए, जब मजदूरी की दर में जो वृद्धि है उसका आय प्रभाव उसके प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में ज़्यादा हो और ऋणात्मक हो, उस समय जो श्रम आपूर्ति वक्र है वो पीछे की ओर मुड़ेगा, इस तरह का ढाल होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है आपका सही है। नेक्स्ट है, अन्य बातें समान रहने पर वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार रोजगार बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। देखिए, जो वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है वो जे.बी. क्लार्क द्वारा दिया गया है, और जे.बी. क्लार्क का जो पूरा सिद्धांत का मतलब जो उसकी समरी है, जो उसका सेंट्रल आइडिया है वो सीमांत उत्पादकता से जुड़ा हुआ है। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। श्रमों की सीमांत उत्पादकता अगर बढ़ेगी तो फिर जो है रोजगार बढ़ने की संभावना हो जाएगी, जे.बी. क्लार्क के अनुसार। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक रिकार्डो के लगान सिद्धांत के संबंध में असत्य है। भूमि की पूर्ति असीमित है, सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, भूमि पर कृषि ऐतिहासिक क्रम से की जाती है, और तीसरा है कि लगान कीमत निर्धारित होती है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भूमि की पूर्ति को रिकॉर्डो ने असीमित नहीं माना, उसको सीमित माना है, और वास्तव में भी भूमि की पूर्ति सीमित है, क्योंकि प्रकृति का एक निःशुल्क उपहार है। जितनी भी भूमि मतलब ज़मीन, जितनी ज़मीन है वो उतनी ही रहेगी, वो ना कभी बढ़ेगी ना घटेगी, वो एक सीमित है। तो इसलिए जो पहला ऑप्शन है वो यहाँ पर सही आंसर है। रिकार्डो ने लगान सिद्धांत के संबंध में भूमि की पूर्ति को सीमित माना है। इसके बाद अगला है, पूर्ण स्पर्धा फर्म में मजदूरी बराबर होगी सीमांत आय उत्पादन के, सीमांत उत्पादन मूल्य के तथा सीमांत उत्पादन के, सेवा की लागत के, जीविका उपार्जन स्तर के। तो देखिए, जो पूर्ण स्पर्धा फर्म है उसमें जो आपकी मजदूरी होगी वो सीमांत उत्पादकता से मूल्य और सीमांत आय के उत्पादन के बराबर होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही है। मजदूरी की जो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का प्रतिपादन है वो जे.बी. क्लार्क ने किया है, और सिद्धांत के अनुसार संतुलन की दशा में जो मजदूरी की सीमांत उत्पादकता के मूल्य होते हैं वही श्रम की जो सीमांत उत्पादन है उसके बराबर होंगे। यहाँ पर सीमांत उत्पाद मूल्य के तथा सीमांत आय उत्पादन के बराबर आपकी मजदूरी होगी, ये बात आपको याद रखनी है। हाँ, इस ऑप्शन में एक एम ज़्यादा है, यहाँ पर एम आती है। नेक्स्ट है, वितरण के सीमांत उत्पादकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ये पहले कई बार इस वीडियो में बताया जा चुका है, ये है जे.बी. क्लार्क। नेक्स्ट है,
आभास लगान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आभास लगान मार्शल द्वारा दी गई अवधारणा है और आभास लगान उस अतिरिक्त आय को कहते हैं जो उत्पादन के साधनों की पूर्ति के अल्पकाल में सीमित होने के कारण प्राप्त होती है। और उत्पादन के जो साधन सीमित हैं, जिनकी पूर्ति अल्पकाल में सीमित है, वो स्थिर साधन होते हैं। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है कि जो आभास लगान है वो स्थिर साधनों को और अल्पकाल में प्राप्त होता है। 19 रिकार्डो ने भविष्यवाणी की थी कि अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी। जो अर्थव्यवस्था है किसी विश्व की या कंट्री, किसी भी परिप्रेक्ष्य में आप इसे देख सकते हैं अर्थव्यवस्था को, तो रिकार्डो ने भविष्यवाणी की थी कि वो अर्थव्यवस्था अपनी स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी। कब? जब अर्थव्यवस्था में कृषि योग्य भूमि नहीं बचेगी, या अर्थव्यवस्था में स्वर्ण नहीं बचेगा, न परिवर्तन समाप्त हो जाएगा, व्यापार करने की प्रेरणा नहीं होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है। जिसने रिकार्डो का लगान सिद्धांत थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा, क्योंकि रिकार्डो का लगान सिद्धांत भूमि और कृषि पर आधारित है। तो स्वर्ण, नव परिवर्तन और व्यापार का तो प्रश्न नहीं उठता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट है कि जो 20वां क्वेश्चन है हमारा कि लगान किसी साधन के स्थानांतरण आय से अतिरिक्त प्राप्त होने वाली आय को कहते हैं। ये विचार किसने दिया है? तो ये विचार दिया है आपके जे रॉबिन्सन ने। इसके अगला सवाल है कि हस्तांतरण आय से अभिप्राय है। तो देखिए, हस्तांतरण आय किसे कहते हैं? साधन के स्थानांतरण की लागत को, कुल आगम कुल लागत को, वर्तमान उपयोग में साधन की आय को, या सर्वोत्तम वैकल्पिक उपयोग में साधन की आय को। यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। जो हस्तांतरण आय है वो वैकल्पिक सर्वोत्तम उपयोग में साधन की आय को कहते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। क्वेश्चंस अगर पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर या वीडियो पर आ रहे आई बटन पर जाकर आप हमारे प्रैक्टिस सेट्स की पूरी जो प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हैं। थैंक यू।